हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए यूनिट 2 के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली की तरलता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? According to the fluid mosaic model of the plasma membrane, the fluidity of the membrane is primarily due to कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, लिपिड और प्रोटीन की पार्श्व गति, प्रोटीन की दृढ़ता या फिर केवल परिधीय प्रोटीनों की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपिड और प्रोटीन की पार्श्व गति, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार लिपिड और अभिन्न इंटीग्रल प्रोटीन झिल्ली के भीतर पार्श्व गति लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे झिल्ली को तरलता मिलती है। प्रश्न संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्च विभेदन क्षमता रिजोल्यूशन पावर का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? कांच के लेंसों का उपयोग, इलेक्ट्रॉन की बहुत कम तरंगदैर्ध्य, उच्च प्रकाश तीव्रता या निर्वात की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की बहुत कम तरंगदैर्ध्य, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट विच गिव्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ मच हायर रिजॉल्विंग पावर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन में पाई जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रोटीन से बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन आर कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन या फिर केराटिन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबुलिन, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाएं अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन नामक गोलाकार प्रोटीनों के बहुलीकरण से बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग? क्योंकि ये भोजन का संचय करते हैं, क्योंकि इनमें पाचक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें पाचक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो ये एंजाइम पूरी कोशिका का पाचन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमेटिन में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसोम कोर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन शामिल हैं? विच हिस्टोन प्रोटीन्स आर इंक्लूडेड इन द न्यूक्लियोसोम कोर फाउंड इन क्रोमेटिन? कौन से हैं फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लैम्ब्रिस गुणसूत्र मुख्य रूप से कहाँ देखे जाते हैं? लैम्ब्रिस क्रोमोसोम्स आर प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ देखे जाते हैं फिर? कीटों की लार ग्रंथियों में, कशेरुकियों की oocytes के डिप्लोटिन चरण में, पादप की जड़ की कोशिकाओं में या मानव के शुक्राणुओं में? तो इसका राइट आंसर है डिप्लोटिन स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट oocytes, ठीक है। लैम्ब्रिस गुणसूत्र कशेरुकियों जैसे उभयचरों के oocytes के अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन चरण में अत्यधिक सक्रिय लिपियों के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है आपके डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, डीएनए लाइगेज या फिर आरएनए प्राइमेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम पश्चगामी रज्जुक लैगिंग स्ट्रैंड पर बने ओकाजाकी खंडों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर उन्हें जोड़ता है, ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 8, यदि एक शुद्ध लाल फूल वाले पौधे आरआर का संकरण शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधे आरआर से कराया जाए तो
F1 पीढ़ी में सभी फूल गुलाबी पिंक प्राप्त होते हैं। तो यह किसका उदाहरण है? पूर्ण प्रभाविता का, सह प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का या पूरक जीन क्रिया का? किसका है फिर? तो ये है आपका अपूर्ण प्रभाविता का। ऑप्शन नंबर सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों एलील में से कोई भी पूरी तरह प्रभावी नहीं होता, जिससे F1 संतति में एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लक्षण गुलाबी दिखाई देता है। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नीदर एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप पिंक इन द F1 प्रोजेनी। फिर है आपका प्रश्न संख्या 9, मानव में ABO रक्त समूह की वंशागति किसका बेहतरीन उदाहरण है? द इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ बहुगुणिता, युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील और सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता और सहलग्नता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लिंकेज, बहु प्रभाविता, प्लियोट्रॉपी या फिर पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुगुणित युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील्स और सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। ABO रक्त समूह जीन फर्स्ट द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके 3 एलील IA, IB और स्मॉल i होते हैं। बहुयुग्म विकल्पिता IA और IB एक साथ होने पर दोनों व्यक्त होते हैं, सह प्रभाविता। ठीक है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मधुमक्खियों हनी बीज में लिंग निर्धारण की कौन सी प्रणाली पाई जाती है? विच सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन हनी बीज? XXXY प्रणाली, ZZZW प्रणाली, अगुणित द्विगुणित प्रणाली या फिर XXXO प्रणाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम। ठीक है। मधुमक्खियों में नर ड्रोन अनिषेचित अंडे से अगुणित एन विकसित होते हैं, जबकि मादाएं रानी और श्रमिक निषेचित अंडों से द्विगुणित 2N विकसित होती है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंड मेल का विवाह एक सामान्य दृष्टि वाली महिला से होता है जिसके पिता वर्णांध थे। उनके पुत्रों में वर्णांधता की क्या संभावना होगी? अ कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर सन? कितनी होगी फिर? तो ये होगी आपकी 50%। ठीक है। द फीमेल इज कैरीज XC बिकॉज हर फादर वॉज कलर ब्लाइंड, सन्स रिसीव दियर X क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर, सो देयर इज अ 50% चांस फॉर सन टू बी कलर ब्लाइंड। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर नोन एज डाउन सिंड्रोम? किससे होता है फिर बताइए? सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि ट्राइसोमी 2N+1 की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का कैरियोटाइप क्या होगा? क्या होगा फिर? व्हाट इज द कैरियोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47 होगा, और जिसको हम XXY कहते हैं। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है, जिससे उनका कैरियोटाइप 47 XXY हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण संलग्नता कंप्लीट लिंकेज की स्थिति में टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑब्टेन्ड इन द कंडीशन ऑफ कंप्लीट लिंकेज? क्या होगा फिर रेशियो बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:1। ठीक है। पूर्ण संलग्नता में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए केवल जनक संयोजन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, जिसका टेस्ट क्रॉस अनुपात 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के किस उपचरण में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है? 10 बार पढ़ लिया है ये प्रश्न तो क्लियर हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ मियोसिस डज द फेनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या फिर डिप्लोटिन? किस में होती है? तो ये होती है आपकी पैकेटिन में। ठीक है। प्रोफेज 1 के पैकेटिन चरण में गैर समानुजात क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
जब एक गुणसूत्र का एक खंड टूटकर घूम जाता है और उल्टे क्रम में उसी गुणसूत्र से दोबारा जुड़ जाता है तो इस संरचनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? When a segment of chromosomes breaks off, rotate and reattach to the same chromosome in a reverse order, this structural change is called विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रमण या फिर स्थानांतरण। क्या कहेंगे फिर? इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमण, जिसको इन्वर्सन भी कहते हैं। ठीक है, इसे व्युत्क्रमण इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र का एक हिस्सा 180 डिग्री घूमकर पुनः जुड़ जाता है, जिससे जीन का क्रम बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंजाइम क्रियाविधि के संदर्भ में माइकलिस स्थिरांक Km का मान क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है फिर बताइए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की क्रियाधार के प्रति उच्च आत्मीयता, हाई एफिनिटी। ठीक है, Km का मान यह दर्शाता है कि एंजाइम के अपने क्रियाधार सबस्ट्रेट के प्रति आत्मीयता, एफिनिटी अधिक है, यानी कम सांद्रता पर भी प्रतिक्रिया तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिस्पर्धी अवरोधन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में अवरोधक इनहिबिटर जोड़ने पर Vmax और Km पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है फिर बताइए। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, Vmax समान रहता है, Km बढ़ता है। ठीक है, Vmax रिमेन सेम, Km इंक्रीजेज। प्रतिस्पर्धी अवरोधन में अवरोधक सीधे सक्रिय स्थल एक्टिव साइट के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे क्रियाधार की आत्मीयता कम दिखती है, Km बढ़ता है, लेकिन अत्यधिक क्रियाधार बढ़ाकर Vmax प्राप्त किया जा सकता है, Vmax अपरिवर्तित रहता है। फिर आपका प्रश्न संख्या 19, एंजाइम का वह गैर प्रोटीन भाग जो एंजाइम की जैविक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है? द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम डेट इज एसेंशियल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एपो एंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम या फिर प्रो एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोफैक्टर। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम और गैर प्रोटीन भाग को सहकारक कोफैक्टर कहते हैं। दोनों मिलकर सक्रिय होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ? कौन करता है? ये प्रश्न भी हमने पहले से पढ़ा है। कौन करता है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती है और इनकी भित्तियों पर लिग्निन का मोटा जमा होता है, जो पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। किसका होता है करके प्रश्न बनेगा, तो लिग्निन का। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, मूल शीर्षस्थ विभज्योतक RAM के संबंध में दिए गए क्विसेंट सेंटर शांत केंद्र की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम रैम? क्या है फिर इसका बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें कम DNA, RNA और प्रोटीन होता है तथा कोशिका विभाजन बहुत धीमा होता है। ठीक है, शांत केंद्र मूल शीर्ष में सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। यहाँ की कोशिकाएं बहुत धीमी गति से विभाजित होती है और भंडार के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न, द्विबीजपत्री तनों में संवहनी कैम्बियम वस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बनने वाले द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है फिर? तो ये है आपका सेकेंडरी जाइलम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कैम्बियम अंदर की ओर, सेकेंडरी जाइलम बाहर की ओर की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होता है, जिससे द्वितीयक जाइलम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में लिखित में से कौन सी कोशिकाएं जंतुओं में आंतरिक अंगों की सतह को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है? कौन करती है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर पेशी ऊतक? तो एपिथेलियल टिश्यू करती है। ठीक है, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू शरीर की बाहरी सतहों और आंतरिक अंगों की गुहाओं को ढकने और सुरक्षात्मक परत बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेंडम और लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं? किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सघन नियमित संयोजी ऊतक, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
टेंडन जो पेशी को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है सघन नियमित संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं जिनमें कोलेजन तंतु समानांतर व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, तंत्रिका ऊतक नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली वह कौन सी कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सहारा देती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन आवेगों का संचरण नहीं करती? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है न्यूरोग्लिया कोशिकाएं। ठीक है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं तंत्र का आधा से अधिक आयतन बनाती है। ये न्यूरॉन्स को सहारा, पोषण और सुरक्षा देती है पर विद्युत आवेग संचालित नहीं करती है। प्रश्न संख्या 26, हृदय पेशी कार्डियक मसल्स की कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले इंटरकैलेटेड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क फाउंड बिटवीन कार्डियक मसल्स सेल्स? क्या है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकुचन के तरंगों को तेजी से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करना। ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शन होते हैं जो विद्युत संकेतों को तेजी से प्रसारित करते हैं जिससे पूरा हृदय एक इकाई के रूप में सिकुड़ता है। प्रश्न संख्या 27, थैलेसीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है फिर? तो यह है आपका ऑटोसोमल अप्रभावी विकार। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रक्त विकार है जिसमें ग्लोबिन श्रृंखला के संश्लेषण में कमी के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। प्रश्न संख्या 28, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का उपयोग मुख्य रूप से किसे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवित और अरंजित कोशिकाओं को, लिविंग एंड अनस्टेन्ड सेल्स को। ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी प्रकाश के अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में अंतर का उपयोग करता है जिससे जीवित और बिना रंगे अनस्टेन्ड नमूनों को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगुणिता का मुख्य कारण क्या है? डीएनए का दोहराव, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड्स का पृथक न होना, काइनेज एंजाइम की अनुपस्थिति, जीन विनिमय का अभाव। क्या है फिर? तो यह है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड्स का पृथक न होना, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है। एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों या क्रोमेटिड्स के सही तरीके से अलग न होने के कारण युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है जिसे सगुणिता कहते हैं। ठीक है। और लास्ट है आपका ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत जो तना शीर्षस्थ विभज्योतक से संबंधित है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी रिलेटेड टू सूट एपिकल मेरिस्टेम वॉज प्रपोज बाय, किसके द्वारा किया गया था फिर? तो ये किया गया था स्मिट के द्वारा। ठीक है, स्मिट या स्मिट जो कहना चाहें आप। स्मिट 1924 ने ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार प्ररोह शीर्ष में दो क्षेत्र होते हैं, बाहरी ट्यूनिका और आंतरिक कॉर्पस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक टेलीग्राम चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी SMS कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर ऑप्शन B थे, ये मेरे को भी लगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि इसके ऑप्शन थोड़े सफल हों। ठीक है। देखिए जैसे मैं कोई बॉटनी की बुक पकड़ता हूँ, उसके अगर मेरे को कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं कि ये प्रश्न बन सकते हैं तो उसकी मैं फ़ोटो खींचता हूँ, उसके बाद उसको ChatGPT में डालता हूँ कि इसके MCQ प्रिपेयर करो करके। अब वो आपके B ऑप्शन ज़्यादा रख देता है, अब उसका पता नहीं क्या लॉजिक है, तो उसको फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ वर्ड में। अब देखिए अगर मेरे को कोई टॉपिक ठीक लगता है और उसको फिर मैं पूरा टाइप करूँगा वर्ड में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको ChatGPT में डाल के निकालना इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए सभी लोग आजकल इंटरनेट का आपका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट जनरेटेड क्वेश्चंस नहीं है ये। ठीक है, और क्वेश्चंस का आप इम्पोर्टेंस देखिए कि ऐसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं था कि जो आपका सिलेबस में नहीं होगा।
ठीक है। तो जो सिलेबस से रिलेटेड है वही प्रश्न हम अभी तक कर रहे हैं। बस हमने पशुपालन के क्वेश्चंस किए थे एक्स्ट्रा, लेकिन वो करने ज़रूरी भी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर है और उसमें पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और यूके SSC पेपर करा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 8 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते ही हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं रोकते। सिलेक्शन आपका नेगेटिव मार्किंग रोकेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि 70 नंबर मुझे लाना है, तो फिर वो सिलेक्शन आपका रोक सकता है। क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि पेपर का लेवल क्या है। अगर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आएगा तो सिर्फ आपसे नहीं थोड़ी बनेगा, बहुत लोगों से नहीं बनेगा ना। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि कौन से ऐसे प्रश्न थे जो बेसिक थे, कंसेप्ट थे और हमारा क्लियर नहीं हुआ या हमें आता है, तो वहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी आपके कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए। ठीक है, जब आपको 2-3 हज़ार MCQ अच्छे से कंठस्थ याद होंगे, तभी जाके आपका पेपर वहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।